हम संस्कृत वर्णमाला से आगे का अध्ययन करेंगे कि पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि इन 13 स्वर और 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान किस किस स्थान से होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या पाणिनि के अनुसार 8 होती है, जिसका उल्लेख पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। और उसका उदाहरण उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से किया है कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौ तालु च। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण स्थान होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं। और इन उच्चारण स्थानों में सभी जो संस्कृत वर्णमाला में जो सभी वर्ण हैं वो उनका समावेश किया गया है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। तो आज हम इन्हीं उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उच्चारण स्थानों में किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो संस्कृत वर्णमाला में 8 उच्चारण स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान है उर है, कंठ है, सिर, तालु, जिह्वा मूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठ। ये सामान्यतः 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। उर है, कंठ, सिर, तालु, जिह्वा मूलम, दंत, नासिका और ओष्ठ। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। उरा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे उर है, उरा का मतलब होता है हृदय। उरा का मतलब क्या होता है? हृदय। मतलब जो वे शब्द जिनका उच्चारण स्तर हमारे हृदय से किया जाता है उनको क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। कंठ का मतलब होता है गला। कंठ का मतलब क्या होता है? गला होता है, गला। सिर है का मतलब होता है मूर्धा। संस्कृत में क्या बोलते हैं? मूर्धा। मतलब हमारे जो मुख है, मुख में जो दांत हैं, दांत के जो आगे का स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा। जैसे ये आगे के जो ऊपर के दांत हैं उनके जस्ट पीछे का जो स्थान होता है अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। सिर है को मतलब क्या है? मूर्धा। और मूर्धा कौन सा स्थान होता है? दांत के जो ऊपर वाले दांत हैं उनके जस्ट पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। तालु जो ऊपर वाला हिस्सा है, मूर्धा से थोड़े पीछे वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? तालु। जिह्वा मूलम यानी जो जीभ के मूल से बोले जाते हैं उनके क्या बोलते हैं? जिह्वा मूलम। दंत वे शब्द जिनका उच्चारण स्थान दांतों से होता है उनको क्या बोलते हैं? दंत। नासिका का मतलब नाक और ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ। तो इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो गई? 8। उर है, कंठ है, सिर है, तालु, जिह्वा मूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठ। उर है का मतलब होता है हृदय, कंठ का मतलब गला, सिर है का मतलब मूर्धा मतलब दांतों के जस्ट पीछे वाला स्थान, ऊपर वाले दांतों के जस्ट पीछे वाला स्थान, जिह्वा मूलम जिह्वा के मूल से, जिह्वा यानी जीभ के मूल से, दंत यानी दांत, नासिका नाक और ओष्ठ मतलब होठ। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में कुल 8 उच्चारण स्थान होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, और इसका ज्ञान हम संस्कृत वर्णमाला में सूत्रों के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंठ का देखते हैं। कंठ का सूत्र आता है अकुह विसर्जनीयानाम अकुह विसर्जनीयानाम कंठ।
तो ये कंठ है, कंठ का सूत्र क्या हो गया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। तो इसमें देखो आप देखते हैं इस सूत्र से हमें ज्ञात होगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। देखो इस सूत्र में देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए का तो कंठ में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले तो आएगा ए या आ, ए और आ दोनों आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले कंठ में क्या आएगा, ए। कु का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, कु का मतलब है कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग। और कै वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। तो कै वर्ग में कौन से आते हैं, ए का मतलब ए, कु का मतलब कै वर्ग, कै वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ है। अब अगला वर्ण कौन सा आता है इसमें, कंठ में, है का उच्चारण स्थान में क्या हो गया, कंठ है। और अब आगे आ रहा है इसमें क्या है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान, जो विसर्ग है जो शब्दों के पीछे लगता है, इसका उच्चारण स्थान में क्या होता है, कंठ होता है। तो ये पहला सूत्र आ गया कंठ का, कि कंठ का उच्चारण कंठ में कौन कौन से बनाते हैं। इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। तो यानी ए का मतलब ए वर्ण, कु का मतलब कै वर्ग, कै वर्ग में कौन कौन से आएंगे, क, ख, ग, घ, ङ। है का मतलब है, और विसर्ग जो शब्दों के पीछे लगता है विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। जो ये विसर्ग शब्द है, विसर्ग है, इसका उच्चारण स्थान यदि ए के पीछे होता है, यानी जैसे हम देखते हैं राम, राम शब्द में है, तो ये राम में मैं के बाद में जो ए की ध्वनि है, यदि इसके पीछे विसर्ग लगा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो जाता है। लेकिन यदि हरि शब्द के बाद, हरि शब्द के बाद इसका उच्चारण स्थान होता है, हरि शब्द के बाद इसका उच्चारण स्थान होता है विसर्ग का, तो यहाँ पे ये विसर्ग है, इसका विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ना होकर रे, ऋतु रसाणा मूर्धा। तो रे का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो विसर्ग कंठ के अलावा जिस शब्द के ऊपर आश्रित होता है उसके अनुसार भी इसका उच्चारण स्थान परिवर्तित होता रहता है। तो हमने देखा कि कंठ में कौन कौन से वर्ण हैं, कुह विसर्जनीयानाम कंठ। ए का मतलब ए वर्ण, कु का मतलब कैवर, क, ख, ग, घ, ङ। है का मतलब है, और विसर्ग का मतलब होता है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अब हम अगला देते हैं, अब अगला उच्चारण स्थान देखेंगे, दूसरा है तालु। तालु का सूत्र क्या है, इचु यशानाम, इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तो तालु में कौन कौन से बनाते हैं, ई का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ई का मतलब है ई वर्ण, इसमें छोटी और बड़ी दोनों ही। इचु यशानाम तालु, ई का मतलब ई। अब अगला कौन सा है, चू का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, च वर्ग। जैसे पहले मैंने बताया था कुचू टू तू पू वर्ण वाला में कु का मतलब कैवर्ग, चू का मतलब चैवर्ग, टू का मतलब पैवर्ग, तू का मतलब तैवर्ग और पू का मतलब पैवर्ग। तो चू का मतलब क्या हो गया, चैवर्ग। चैवर्ग में कौन से बनाते हैं, च, छ, ज, झ और य। चैवर्ग में कौन कौन से बनाएंगे, च, छ, ज, झ, य। तो चू का मतलब चैवर्ग। अब अगला कौन सा वर्ण है, ये का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। यह का ये श है, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है, तालु होता है। ये वाला श है, इसे तालव्य सकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तालव्य सकार, तालव्य सकार कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तालव्य सकार कहते हैं। 3 प्रकार के स होते हैं, तालव्य सकार, दंत सकार और मूर्धन्य सकार। तो इस स का उच्चारण स्थान में क्या है, इचु यशानाम तालु। तो ई का मतलब ई, चू का मतलब चैवर्ग, च, छ, ज, झ, य का मतलब ये, और श का उच्चारण स्थान में क्या है, तालु। तो श का है, इसलिए इस स को क्या बोलते हैं, तालव्य सकार बोलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि तालु वर्ण में तालु यानी जो दांत जीभ के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो तालु में कौन कौन से आएंगे, ई, चू का मतलब चैवर्ग, च, छ, ज, झ, य का ये और श का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इस प्रकार हमने देखा तालु में कौन कौन से बनाते हैं। अब अगला उच्चारण स्थान हम देखते हैं, दंता।
दंतः, दंतः। दंता में देखो, दंता में आएगा, दंता का सूत्र है लृतु लसानाम, लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंतः। तो अब इसको देखो, लृतु लसानाम दंता, तो दंत में कौन कौन से बनाएंगे? लृ का, लृ का मतलब लृ, लृ हमेशा छोटा ही होता है क्योंकि इसका बड़ा रूप नहीं होता है। तू का मतलब क्या हो जाएगा? तू का मतलब है तय वर्ग, तू का मतलब तय वर्ग। और तय वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। तू और ले, ले का उच्चारण स्थान में क्या है? तालु है, ले का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और श, ये सानाम मतलब इसमें से आया है, तो ये इस वाले से का उच्चारण भी क्या होता है? तालु। इसको क्या बोलते हैं? दंत सकार, दंत सकार, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत सकार। तो दंता में कौन कौन? दंता का सूत्र है लृतु लसानाम दंतः। लृ का मतलब लृ, तू का मतलब तय वर्ग, त, थ, द, ध, न, और ले का ले, श का मतलब श, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत सकार। तो इस प्रकार दंता में कौन कौन से बना गए? लृ, त, थ, द, ध, न, ले और श, इनका उच्चारण क्या होता है? दंतः होता है। अब अगला उच्चारण स्थान देखते हैं। तो अब देखते हैं मूर्धा। अब मूर्धा, मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? मूर्धा, मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो मूर्धा का सूत्र क्या है? ऋतु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो अब देखो मूर्धा में कौन कौन से वर्ण आएंगे? एक तो आता है री, री का मतलब क्या होता है? री, री तो री आ गया, ये छोटा और बड़ा दोनों री आ जाते हैं इसमें। री, टू का मतलब टे वर्ग, टे वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? ट, ठ, ड, ड, ण, टे वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ण। अब री, रे का मतलब रे, रे का उच्चारण स्थान में क्या होता है? मूर्धा। और श, श का उच्चारण स्थान में क्या होता है? इसका क्या होता है? मूर्धा। तो इसलिए इसको, इस वाले से को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य शकार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य शकार। तो मूर्धा में कौन कौन से बनाते हैं? री, टू रसाणाम मूर्धा। री का मतलब री, टू का मतलब तय वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न, और रे का मतलब रे, और श का मतलब क्या है? श का मतलब श। तो इस मूर्धन्य सकार, श को क्या बोलते हैं? इस सकार को मूर्धन्य सकार। तो इन वर्णों के स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो संस्कृत वर्णमाला में मूर्धा, मूर्धा स्थान कहाँ से होता है? जो दांतों के जस्ट पीछे का स्थान है, जो ऊपर वाले दांत है हमारे, ये आगे के दांत हैं, इनके जस्ट जो मसूड़ है, जो हमारी मसूड़ है, उनके पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। अब आ जाता है अगला उच्चारण स्थान देखते हैं। अब मूर्धा के बाद हम अगला उच्चारण स्थान देखते हैं ओष्ठौ, 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 ओष्ठौ का मतलब क्या होता है? होठ। तो इसका सूत्र क्या है? उ, पू, पध्य मान्यानाम नाम, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, ओष्ठौ, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। तो क्या हो गया? उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ। तो अब देखो ओष्ठ में कौन कौन से बनाते हैं? ओष्ठ में आते हैं, देखो ऊ आ रहा है पहले तो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? ऊ, छोटा और बड़ा दोनों ऊ आ जाते हैं इसमें, तो ऊ आ गया। ऊ का मतलब क्या हो गया? पै वर्ग, पै का पै वर्ग। पै वर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। और ये उपद्यमान्या नाम, उपद्यमान्या नाम का क्या होता है? अर्ध विसर्ग,
अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग प को क्या बोलते हैं? उपध्यमानीय। अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ को क्या बोलते हैं? ये जो चिन्ह है ये क्या है? अर्ध विसर्ग का है, तो इसको क्या बोलते हैं? उपध्यमानीय नाम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उपध्यमानीय नाम। तो ओष्ठों में कौन सा है? उ का मतलब प वर्ग, उपध्यमानीय नाम मतलब अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ है। जैसे हम बोल के देखेंगे, जैसे पै बोलेंगे तो पै बोलने पर हमारे दोनों होठ आपस में टच होते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये हो गए ना। तो और ऊ बोलेंगे तो होठ थोड़े खुलेंगे, ऊ टच होते हैं हल्के से। इसी प्रकार ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण हो गए? उ पै वर्ग में प, फ, ब, भ, म और अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ। अब अगला देते हैं, अगला उच्चारण स्थान देखते हैं। अब देखते हैं, हम देखते हैं कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु। कुछ वर्ण क्या होते हैं? दो उच्चारण स्थानों के संयोग से बोले जाते हैं। तो अब सबसे पहले देखो, इसमें आ रहा है कंठ तालु। तो कंठ तालु में कौन से? कंठ तालु का सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो कंठ तालु, ए दयितो हो कंठ तालु। तो ए दयितो, ए का मतलब ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। यानी ये दोनों वर्ण हैं ए और ऐ, ये कहाँ से बोलते हैं? कंठ और तालु के सहयोग से ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु से होता है। तो कंठ तालु में कौन से होंगे? ए दयितो कंठ तालु, ए और ऐ किस में आ गए? कंठ तालु में। अब अगला उच्चारण कंठोष्ठ। देखो ये कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। तो ओ दौतो कंठोष्ठम। तो कंठोष्ठ में कौन कौन से आते हैं? ओ और औ, ओ और औ, इनका उच्चारण क्या स्थान हो? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। ओदौतो कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ। ओ और औ का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठोष्ठ से होता है। तो कंठोष्ठ में कौन से आ गए? ओ और औ। अब अगला है इसमें दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत औष्ठ। तो दंतोष्ठ का सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतौष्ठम। तो यानी वकार यानी वह वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है? दंत और ओष्ठ के सहयोग से। दंत दांत और ओष्ठ यानी होठ के सहयोग से वह का उच्चारण स्थान होता है। जैसे व, तो हल्की सी जीभ दांतों के टच होती हुई होठ खुलते हैं हमारे, व। तो वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब हम अगला उच्चारण स्थान देखते हैं। जैसे वकारस्य दंतोष्ठम के बाद देखते हैं जो हमारा उच्चारण स्थान है जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम यानी वे शब्द जो जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। यानी वे शब्द जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा के मूल से होते हैं। तो अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख,
इनको क्या बोलते हैं? जिह्वम। अर्धविसर्ग क और अर्धविसर्ग ख को क्या बोलते हैं? जिह्वा मूल्यम को। जैसे अंदर से जो ध्वनि आती है वो जिह्वा के मूल से, तो अर्धविसर्ग क और अर्धविसर्ग ख। इस प्रकार से जिह्वा मूल्य में कौन होते हैं? अर्धविसर्ग क और अर्धविसर्ग ख। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान हमारे क्या होते हैं? संपूर्ण